हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ स्पेशल सिचुएशंस की, मैनेजमेंट इन स्पेशल सिचुएशन ऑफ डीआरटीबी। तो पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की। तो मैंने प्रेग्नेंट लेडी कम टू यू विद डीआरटीबी, हाउ यू ट्रीट, किन किन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो प्रेगनेंसी इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहले ये आपको समझना है कि प्रेगनेंसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आपको डीआरटीबी का ट्रीटमेंट इसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन बट ए ग्रेट रिस्क फॉर मदर एंड फीटस बोथ। ठीक है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ही कुछ टेट्रोजेनिक भी होती है, साइड इफेक्ट भी बहुत अच्छे वाले होते हैं, ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यू कैन ट्रीट दैट पेशेंट बट विद ग्रेट रिस्क। तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा पहले ही, जो प्रेग्नेंट है या जो मदर है उसको बताना पड़ेगा कि ये दवाइयाँ हैं, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप एमटीपी करवा लो। ठीक है, तो एमटी का ऑप्शन आपको हमेशा देना होता है। उसके बाद ही आपको, यदि एमटीपी वो नहीं चाहती है तो आपको मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग करना पड़ेगा। यदि एमटीपी वो चाह रही है देन यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एसएलआईज सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ड्रग्स की, उसमें सबसे पहला एसएलआईज, सेकेंड है इंजेक्टेबल्स। दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। व्हाई? बिकॉज इट अफेक्ट द 8 नर्व ऑफ द फीटस, ऑडिटरी नर्व ऑफ द फीटस को अफेक्ट करते हैं। जो फीटस है वो डेफ हो सकता है। ठीक है, इथियोनामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अप टू 32 वीक्स। आफ्टर 32 वीक कैन बी गिवन। बिफोर 32 वीक ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो ये टेट्रोजेनिक भी हो सकता है। यस, कौन सा दे सकते हैं? लाइनेजोलिड एंड बेडाक्विलिन, ये आप दे सकते हो। दीज आर सेफ। लाइनेजोलिड इज सेफ, बेटर इन 9 मंथ शॉर्ट कोर्स रेजिमेंट। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, लाइनेजोलिड सेफ है तो आप शॉर्ट कोर्स रेजिमेंट आप पेशेंट को दे सकते हो। कौन से वाला? लाइनेजोलिड वाला, टू मंथ्स वाला, जो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं। इथियोनामाइड 4 मंथ वाला रेजिमेंट में आता है और लाइनेजोलिड हो तो 2 मंथ वाला रेजिमेंट में आता है। बेडाक्विलिन कैन बी गिवन, बेडाक्विलिन सेफ होता है, बेडाक्विलिन आप दे सकते हो। नेक्स्ट है प्रीटोमेनिड। तो प्रीटोमेनिड के अंदर बात करेंगे तो कैन नॉट गिवन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में इन्होंने कुछ खास मतलब एक क्लियर कट गाइडलाइन में नहीं लिखा है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इन्होंने लिखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रीटोमेनिड यूजुअली नहीं देते। तो आप यदि मदर को कन्विंस कर सको कि आफ्टर डिलीवरी शी इज नॉट गोइंग टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, देन यू कैन स्टार्ट द प्रीटोमेनिड। ठीक है, तो कैन गिव न्यू बोर्न, दैट फॉर्मूला फीडिंग कैन बी गिवन। ठीक है, फॉर्मूला फीडिंग आप दे दो, साथ में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन आपको करना पड़ेगा कि इसको फॉर्मूला फीडिंग कितना क्या देना वगैरह है। जैसे भी आप दे सकते हो ना, विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट को रखना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग एक बार भी आप नहीं करा सकते यदि पेशेंट ऑन प्रीटोमेनिड आप देखते। तो बी पाम रेजिमेन की मैं बात करूँ तो बी इज बेडाक्विलिन सेफ है, दे सकते हो। पी ए इज प्रीटोमेनिड, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हो आप, चाहे जो बच्चा पैदा होता है उसको फॉर्मूला फीडिंग पर रख रहे हो, इन वॉच विद पीडियाट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, और एल लेनिजोलिड आप दे ही रहे हो। मॉक्सीफ्लॉक्स इज कैन गिवन, मॉक्सीफ्लॉक्स आप दे सकते हो। ठीक है, तो एंटीबायोटिक होती है, तो एक वैसे कैटेगरी सी में आती है वो भी, लेकिन आप एक बोलते हैं कि मतलब बेनिफिट ज़्यादा है तो आप उसको दे सकते हो। तो ऑल चाइल्ड बीयरिंग ऑन डीआरटीबी ट्रीटमेंट वुमन एडवाइज टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अदर देन ओसीपीज। ये ध्यान रखना है कि ओसीपी के अलावा ही आपको, मतलब यूजुअली जो फीमेल्स होती है, जो यंग फीमेल्स है, उनको एमडीआर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको पहले ही बोल दो कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, लेकिन अदर देन ओसीपीज। क्योंकि ओसीपी है वो एमटीबी की जो ड्रग्स है, जो डीआरटीबी की जो ड्रग्स है उनके साथ इंटरेक्शन करती है, इसलिए यूजुअली नहीं देना है। बिकॉज द डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एटीटी ड्यू टू वॉमिटिंग एंड ड्रग इंटरेक्शन बहुत। तो वॉमिटिंग और ड्रग इंटरेक्शन के साथ में जो एटीटी का जो इफेक्ट है वो ये कम कर देती है, इसलिए हमको बोलना है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज करो, लेकिन दूसरा वाला अदर देन ओसीपीज। ठीक है, तो इन प्रेगनेंसी स्ट्रिक्ट काउंसलिंग शुड बी गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। तो एमटीपी के लिए एक ऑप्शन जरूर देना है उनको। ठीक है, एमटीपी करवा लेते हैं तो बेस्ट है, आराम से आप मतलब बेफिक्र होकर आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। नहीं करवा तो आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, बहुत क्लोज वॉच रखनी पड़ती है, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के साथ में इंटरेक्शन के साथ में आप उसको दे सकते हो। तो सो व्हाट कैन बी गिवन? तो सबसे पहला बी पाम रेजिमेन कैन बी कंसिडर्ड इफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 20 और 24 वीक्स। 20 और 24 वीक्स से कम प्रेगनेंसी है तो बीपाम रेजिमेन आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कब? जब पेशेंट विलिंग ऑफ एमटीपी। ठीक है, तो एमटीपी की विलिंग है, प्रेगनेंसी 20-24 वीक्स से कम है, पेशेंट एमटीपी की विलिंग है कि हाँ मैं बाद में एमटीपी करवा लूंगी, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट बीपाम रेजिमेन, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, स्टार्ट ऐसे नहीं करना कि मॉक्सीफ्लॉक्स भी खराब करता है, कैटेगरी सी में आता है मॉक्सीफ्लॉक्स भी, तो स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है लाइनेजोलिड बेस्ड
9 मंथ शॉर्टर रेजिमेन, मैंने बोला लाइनोजोलिड वाला आप दे सकते हो क्योंकि सेफ है, कैन बी गिवन। इथिनोमाइड वाला आपको नहीं देना। यदि लाइनोजोलिड आप नहीं दे पा रहे हो किसी कारण से, मान लो कोई या अवेलेबल नहीं है या कुछ और उसको इशू है, मतलब लाइनोजोलिड भी जो है मायोसप्रेशन करता है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, ठीक है तो यदि वो कर रहा है, जैसे माइलोसप्रेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं लाइनोजोलिड के, यदि वो कर रहे हो, आपको इथिनोमाइड आप उसको दे रहे हो, लेकिन 32 वीक से कम पे इथिनोमाइड नहीं देना है। आफ्टर 32 वीक कैन बी गिवन, ठीक है। तो लाइनोजोलिड आप नहीं दे पा रहे हो तो इथिनोमाइड और रेजिमेन आप यूज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर 32 वीक ओनली, ठीक है। अब अपन बात करें कि लाइनोजोलिड और इथिनोमाइड दोनों ही नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको ड्रग को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इफ नॉट एलिजिबल अबाउट टू लॉन्गर रेजिमेन कैन बी गिवन, तो यहाँ पे लॉन्गर रेजिमेन आप दे सकते हो। बीपाम रेजिमेन मतलब एमटीपी नहीं करवा रही है तो आप बीपाम रेजिमेन नहीं दे सकते। दूसरा शॉर्टर रेजिमेन, लाइनोजोलिड आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, दे सकते हो, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो शॉर्टर रेजिमेन भी, तो आपको लॉन्गर रेजिमेन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और सीक्वेंस क्या है यहाँ पे ड्रग रिप्लेसमेंट का, तो जेड है जो खराब करता है, जो पाइरेजेनामाइड है जो खराबी करता है, उसकी जगह आप इथाम्बिटोल दो। इथाम्बिटोल भी आप नहीं दे पा रहे तो फिर पास आप दे सकते हो, ठीक है। एक ड्रग है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे 18 to 20 मंथ के लिए आप लॉन्गर रेजिमेन प्रीफर करोगे यदि बीपाम और शॉर्टर रेजिमेन आप नहीं दे पा रहे हो प्रेग्नेंट लेडी को। तो रिप्लेसमेंट सीक्वेंस क्या होती है, ZE पास, ऐसे याद रख लो, ZE पास। पाइरेजेनामाइड को आप रिप्लेस करके ई दे रहे हो, इथाम्बिटोल दे रहे हो, इथाम्बिटोल भी आप नहीं दे पा रहे हो तो उसको पास आप दे सकते हो। लॉन्गर रेजिमेन की बात चल रही है। तो इथिनोमाइड का ध्यान रखना है आपको, मोर देन 32 वीक ही दे सकते हो आप। अमिकासिन कैन बी कंसीडर्ड, होता है ना, कोई ड्रग आप नहीं दे पर उसकी जगह आपको अलग रिप्लेस करनी होती है तो अमिकासिन आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन लास्ट 12 मंथ ऑफ थेरेपी में आपको अमिकासिन नहीं देना। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ मतलब टोटल 18 मंथ थेरेपी है तो 6 मंथ में आप दे सकते हो, लेकिन लास्ट 12 मंथ में आपको अमिकासिन नहीं देना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑन ट्रीटमेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पेशेंट इज ऑन ट्रीटमेंट, मैंने बताया कि जो वेट बीरिंग एज ग्रुप है, ठीक है, सॉरी चाइल्ड बीरिंग एज ग्रुप है, ऑन ट्रीटमेंट, पेशेंट लेटर गेट प्रेग्नेंट, बाद में कोई प्रेगनेंसी होगी तो अब आपको क्या करना है। तो पहला, यदि पेशेंट बीपाम रेजिमेन पे है और प्रेगनेंसी विद इन 24 वीक है, मतलब अभी उनको पता लगा कि हाँ कुछ दिन ही हुए प्रेगनेंसी हुए, तो यहाँ पर MTP आपको एडवाइस करनी है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग इन पोस्ट, तो यहाँ पे आपको प्रीटोमेनिट रेजिमेन आप उसको देना है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो इन प्रीटोमेनिट रेजिमेन आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है तो उसकी जगह आप फॉर्मूला फीडिंग दे सकते हो, ठीक है। तीसरा है इफ नॉट विलिंग ऑफ MTP और प्रेगनेंसी इज मोर देन 24 वीक, तब आपको क्या करना है। तो MTP की विलिंग नहीं है और प्रेगनेंसी मोर देन 24 वीक है तो शिफ्ट बीपाम रेजिमेन टू लोअर लॉन्गर या फिर 9 मंथ शॉर्ट अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। तो आपको बीपाम रेजिमेन यहाँ पे नहीं देना क्योंकि बीपाम रेजिमेन तो MTP कहाँ करवाना, बीपाम रेजिमेन में MTP करवाना ही है, आपको एडवाइस करना ही है। नहीं करवा रही है वो MTP, विलिंग नहीं है, या फिर 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है जिसमें आप MTP करना मुश्किल होता है, नहीं करवाते लोग, नहीं करवाना है तो वहाँ पे आप ओरल लॉन्गर रेजिमेन या 9 मंथ शॉर्ट लाइनोजोलिड वाला आप यूज कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटीज। लेकिन एक पॉइंट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लोज मॉनिटरिंग नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ रेजिमेन इन प्रेगनेंसी। तो पेशेंट इज ऑन गुड रिजल्ट इफ स्मेयर इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये बेस्ट एक रिजल्ट होता है यहाँ पे कि आपने ट्रीटमेंट दिया। आउटकम आप कैसे चेक कर रहे हो, तो ये आउटकम चेक करने का तरीका होगा कि ऑन डिलीवरी पेशेंट नेगेटिव है, स्मेयर नेगेटिव है, तो मतलब ये बहुत अच्छा साइन है। तो मॉनिटरिंग क्या क्या करना है वो मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो 8 टर्शरी केयर विद द पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल, तो सबसे पहले मॉनिटरिंग के लिए मैंने बताया आपके गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, साथ में आपके पास में पीडियाट्रिशियन साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है मंथली CBC आपको करवाना है क्योंकि लाइनोजोलिड है वो माइलोसप्रेशन करता है। इसके अलावा एज इंडिकेटेड भी आप उसको करवा सकते हो। यूज फीटल अनोमली स्कैन एट 18 वीक, यूज फीटल अनोमली स्कैन एट 18 वीक एंड यूज ग्रोथ स्कैन एट 32 वीक्स। ग्रोथ स्कैन एट 32 वीक पे आप ग्रोथ स्कैन भी यूज कर सकते हो। तो 18 मंथ पे एनुअल स्कैन करवाना है, 32 वीक्स पे ग्रोथ स्कैन, ग्रोथ जो बच्चे का जो ग्रोथ हो रही है वो आपको करवाना है। मोर फ्रीक्वेंट ECG और इलेक्ट्रोलाइट इफ इंडिकेटेड, यूजुअली ECG इलेक्ट्रोलाइट मंथली आप करवाते हो, ECG बेडेक्लोलिन 6 मंथ आप दे रहे हो तो करवाते ही हो। मोर फ्रीक्वेंट कब कराना है, यदि इंडिकेटेड हो तो ही, वरना तो मंथली आप करवा लो, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर MTB कैन बी कंसिडर्ड इफ पेशेंट इज फिट, ये ध्यान रखना कि MTB सेकंड ट्राइमेस्टर में आप कंसिडर कर सकते हो। यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसिडर किया जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कंसिडर नहीं किया जाता, तो वहाँ पे आप
कंसिडर नहीं किया जाता मतलब या तो उसको पता ही नहीं था, यूजुअली पता लग जाता है तो या तो मेक ये होता है कि वो एमटीपी की विलिंग नहीं है, तो आप पेशेंट को लॉन्गर पे शिफ्ट कर दो, बेटर वो रहेगा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपी कैन बी कंसिडर्ड इफ पेशेंट इज फिट, तब आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इफ इथेनोमाइड रेजिमेन इज गिवन, ठीक है, एंड बेसल TSH is abnormal, then need to do monthly. If become normal, then do quarterly. समझ में आया कि एक आपने पेशेंट है, आपके पास में इथेनोमाइड रेजिमेन आपको उसको देना है और उसका TSH मतलब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो अबनॉर्मल है, या बोल सकते हो हाइपोथायराइडिज्म में है, TSH ज़्यादा है कम है जो भी है, देन आपको मंथली आपको TSH करवाना पड़ेगा। यदि वो नॉर्मल हो जाता है ऑन ट्रीटमेंट, थायराइड ट्रीटमेंट ले रही है साथ में, नॉर्मल हो गया तो अब आप उसको क्वार्टरली करवा सकते हो, मतलब 3 मंथली करवा सकते हो। नॉर्मल नहीं है तो मंथली, नॉर्मल हो गया तो 3 मंथली, ठीक है। आल्सो चेक साइंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन इन्फेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। हाइपोथायराइडिज्म के साइंस आपको, इसलिए पीडियाट्रिशियन की नीड यहाँ पे पड़ती है। हाइपोथायराइडिज्म के साइन आप इन्फेंट में देखते हो, ठीक है। पास है, इथेनोमाइड है, लाइनेजोलिड है, इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है कि बच्चे के अंदर भी आपको CBC और TSH नीड टू बी डन। जो बच्चा पैदा हो रहा है, फीटस हो रहा है, उसके अंदर भी आपको CBC और TSH की मॉनिटरिंग करनी है। यदि पेशेंट पास इथेनोमाइड लाइनेजोलिड ले रहा है, लाइनेजोलिड के लिए CBC हो गई, पास इथेनोमाइड आपको हाइपोथायराइडिज्म करता है, इसलिए TSH की मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल सिचुएशन है चाइल्ड, जो छोटा बच्चा है उसको आप दे रहे हो, तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में इन्होंने लिखा है कि बीपाम रेजिमेन नो सेफ्टी एस्टेब्लिश्ड बिफोर 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो 14 ईयर ऑफ एज से कम है तो यूजुअली 9 मंथ शॉर्टर रेजिमेन और ऑरल लॉन्गर रेजिमेन ही एडवाइस किया गया है। बीपाम रेजिमेन यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। एक बेडाक्विलिन के लिए और दिया है कि मोर देन 5 ईयर के लिए बेडाक्विलिन अप्रूव यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। तो मतलब यूजुअली 14 ईयर से कम यदि बच्चा है तो आप उसको बीपाम रेजिमेन उसको नहीं देना है, सेफ्टी एस्टेब्लिश नहीं है तो शॉर्टर 9 मंथ शॉर्टर और ऑरल रेजिमेन ही आप उसको देना है। नेक्स्ट सिचुएशन है ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब मोर देन 65 ईयर ऑफ एज का इन्होंने गाइडलाइन दी है। बीपाम रेजिमेन नीड्स टू क्लोज मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे बीपाम रेजिमेन साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं इसके, इसलिए क्लोज मॉनिटरिंग आप दे सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेटेड यहाँ पे नहीं है तो ये दे सकते हो, तो शॉर्टर और लॉन्गर तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। PL-HIV, तो यहाँ पे 3 ड्रग है, इफाविरेंज, राइटोनेविर एंड जिडोविडिन। ये आपको ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे जो ड्रग्स होती है बीपाम रेजिमेन जो ड्रग है वो, हाँ एक पॉइंट यहाँ पे अच्छा बताना चाह रहा हूँ, बीपाम रेजिमेन कैन बी गिवन रिगार्डलेस ऑफ HIV स्टेटस इन CD4 काउंट, ठीक है। तो जब बीपाम रेजिमेन स्टार्ट कर रहे हो तो पेशेंट का HIV स्टेटस और CD4 काउंट से कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मॉनिटरिंग इसलिए करनी होती है कि ड्रग इंट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो पहला है इफाविरेंज, तो मेनली जो है वो बट जो बेडाक्विलिन के साथ है, तो इफाविरेंज इंक्रीज बेडाक्विलिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बेडाक्विलिन मेटाबॉलिज्म का इंक्रीज कर दे मतलब इफेक्टिवनेस कम कर दे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन शुड बी अवॉइडेड, तो इफाविरेंज नहीं देना यदि बेडाक्विलिन चल रहा है। बेडाक्विलिन के साथ में राइटोनेविर भी नहीं देता, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा देता है। राइटोनेविर बेडाक्विलिन का एक्सपोजर बढ़ा देता है, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, प्लस माइनस आप दे भी सकते हो यदि आप मॉनिटर कर पा रहे हो, आपके पास में कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, क्योंकि क्यूटी प्रोलोंगेशन ये कर देगा, बेडाक्विलिन का क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है, राइटोनेविर और उसको बढ़ा देगा। तो यदि आप मैनेज कर पा रहे हो तो आप दो, वरना नहीं दो। जिडोविडिन, आजकल जिडोविडिन यूज़ भी नहीं करते क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, लाइनेजोलिड के साथ मिलकर टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे अवॉइड करते। जिडोविडिन से वैसे भी माइनस सप्रेशन होता है तो यूजुअली आजकल यूज़ करते ही नहीं है रेजिमेन में, लेकिन कर रहे हैं कोई तो लाइनेजोलिड के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल इनसफिशियंसी, तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आ रहा है, बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड एंड मॉक्सीफ्लोक्स आर सेफ इन रीनल सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे बीपाम, शॉर्टर, लॉन्गर कोई भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, सीवियर एनीमिया और डिसइलेक्ट्रोलीमिया एंड रीनल इनसफिशिएंसी पेशेंट ये थोड़ा ये करते हैं, तो वो आपको खाली मॉनिटरिंग करनी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे नहीं है। तो बेडाक्विलिन, लाइनेजोलिड, मॉक्सीफ्लोक्स कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे नहीं है। क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड इन सीवियर रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे करनी होती है। नेक्स्ट लीवर डिजीज, तो लीवर में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा आएगी क्योंकि लीवर के अंदर कैटेगरी 1 वाली ड्रग है वो भी हिप्रोटॉक्सिक होती है, तो हमें बहुत सारे ड्रग्स हिप्रोटॉक्सिक होती है, तो लीवर वाले में थोड़ा ध्यान से यहाँ पे करना है। तो आपका यहाँ पे आइसोनिजिड भी आ जाएगा, रिफेम्पसिन भी आ जाएगा, यदि एच मोनो आप दे रहे हो, रिफेम्पसिन एच मोनो वहाँ देते हो आप, तो वो भी आ जाएगा, पाइरेजिनामाइड भी आ जाएगा, पास भी आ जाएगा, इथियोनामाइड भी आ जाएगा, बेडाक्विलिन भी आ जाएगा और प्रोटोमेनिड भी आ जाएगा, और रेयरली फ्लोरोक्विनोलोन भी आ जाएगा, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज्ड इन किस में, अल्डरली पेशेंट हो, एल्कोहलिक हो, माल नरिश्ड हो और प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज हो,
पहले से लिवर डिजीज तब तो होना ही है, लेकिन लिवर डिजीज पहले से नहीं है, फिर भी एल्डरली पेशेंट, एल्कोहलिक्स और माल नरिश्ड पेशेंट है, उनके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है इन ड्रग्स की, लीवर अफेक्ट डालती है, तो आपको हाई मॉनिटरिंग के साथ में ही ये ट्रीटमेंट देना होता है। तो SLDs आर बेटर टॉलरेंस देन FLDs। FLD मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग्स, मैंने बोला ना कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स यहाँ पे ज़्यादा हिप्नोटॉक्सिक होती है, HRZ तीनों आ रही है, इथेनोमेड नहीं आती, वो टॉक्सिक होती है, तो HRZ तीनों आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे SLDs आर बेटर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फॉर बीपाम रेजिमेन की यहाँ पे बात करें, रूटीन LFT इज इंडिकेटेड एट 3rd मंथ, ठीक है, 3rd मंथ, उसके बाद में रूटीन आप आगे करवाना होता है। मैंने बताया था कि 3rd मंथ, उसके बाद में 13 मंथ, 26 मंथ वो करवाते हैं, तो रूटीन वाला बीपाम रेजिमेन आप दे रहे हो, तो यहाँ पे क्योंकि इसमें लाइनेजोलिड है वो खराब करता है, बेडाक्विलिन है वो भी खराब करता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इफ पेशेंट ऑन सेकेंड लाइन ड्रग्स, पेशेंट गेटिंग हेपेटाइटिस, अदर पॉसिबिलिटी नीड टू बी रूल आउट, तो यहाँ पे अदर पॉसिबिलिटी आपको रूल आउट करनी है, लाइक वायरल, एल्कोहल, नॉन TB ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन कारण हुआ हो, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुआ हो, या अदर देन ट्यूबरक्लोसिस और ड्रग्स हेपेटाइटिस करती है, उनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, इंसुलिन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ब्लड शुगर इन DRTB पेशेंट। तो DRTB पेशेंट में जब भी डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो आप उसको इंसुलिन पर रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, बेटर देन OHA, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी का यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जो लाइनेजोलिड और हाई डोज आइसोनियाजिड दोनों करती है, ठीक है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेशेंट को है ड्यू टू डायबिटीज़ और लाइनेजोलिड और आइसोनियाजिड, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको नहीं देना। तो इफ़ peripheral neuropathy is severe, then patient will be shift to 9 months short course regimen with ethionamide, not linezolid type, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट कोर्स रेजिमेन आपको देना है, क्योंकि अब आपको बीपाम रेजिमेन नहीं दे सकते, उसमें लाइनेजोलिड आ रहा है। लॉन्गर रेजिमेन आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि उसमें भी लाइनेजोलिड आ रहा है और हाई डोज आइसोनिजिड भी आ रहा है उसमें। अब आप यहाँ पे शॉर्ट कोर्स 9 मंथ देना है, वो भी इथियोनामाइड वाला, ठीक है। लॉन्गर रेजिमेन विदाउट लाइनेजोलिड आप दे सकते हो, यदि आप लॉन्गर रेजिमेन कंसिडर कर रहे हो, मान लो शॉर्ट को रेजिमेन आप किसी कारण से नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो आप, हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि शॉर्ट को रेजिमेन आप बोलोगे कि सर आइसोनिजिड उसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फिर तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो आइसोनिजिड इतना सीवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी इतनी सीवियर नहीं करता जितना लाइनेजोलिड करता है, तो लाइनेजोलिड आपको नहीं देना, आइसोनिजिड आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वो IP में आ रही है, 4 मंथ तो देनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत डोज कम कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई गाइडलाइन में से क्लियर कट नहीं लिखा, इतना लिखा है कि हाँ IP है तो IP में एटलीस्ट आपको देना, CP में एटलीस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गर रेजिमेन दे सकते हो विदाउट लाइनेजोलिड वाला, ठीक है। शॉर्टर रेजिमेन आप दे सकते हो इथियोनामाइड वाला, उसमें लाइनेजोलिड देना ही नहीं है। मतलब कुल मिला के इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे लाइनेजोलिड आपको यदि डायबिटीज से पेरिफेरल न्यूरोपैथी यदि पेशेंट को है तो लाइनेजोलिड तो भूल के भी नहीं देनी है। आइसोनिजिड आप दे सकते हो क्योंकि IP में आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे वो शॉर्टर हो चाहे वो लॉन्गर हो, किसी में भी आपको IP में लाइनेजोलिड आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो शॉर्टर के अंदर मतलब हाई डोज आइसोनिजिड आपको देनी पड़ती है, ठीक है, लॉन्गर में आप नहीं देते। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या है, हाई डोज मेटफॉर्मिन विद लाइनेजोलिड लैक्टिक एसिडोसिस करता है, एक ये कारण भी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर रहा है, साथ में मेटफॉर्मिन के साथ में लाइनेजोलिड आप दे रहे हो तो लैक्टिक एसिडोसिस भी करता है, तो मेटफॉर्मिन लाइनेजोलिड के साथ भूल के भी नहीं देनी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लाइनेजोलिड, हाई डोज आइसोनियाजिड और कुछ साइक्लोसेरिन भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। डायबिटीज़ के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि जो रेटाइना के अंदर दिक्कत होती है, जो विजुअल एक्यूटी है, वो रेटिनल एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये साथ में ऑप्टिक न्यूराइटिस और डायबिटीज इंड्यूस्ड भी मतलब ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, जो इश्यूज होते हैं, तो उसमें लाइनेजोलिड आपको बहुत ध्यान से देनी होती है। यदि वो तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात, पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं है, अब बात कर रहे हैं अपन विजुअल एक्यूटी की, और रेटिनल एग्जामिनेशन करनी है यदि उसको विजुअल एक्यूटी में इश्यू देखने में दिक्कत आ रही, आई इश्यूज है, तो यहाँ पे आपको लाइनेजोलिड की मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। कब? सेम वही, इट स्टार्ट 9 वीक, 13 वीक, 26 वीक इन बीपाम रेजिमेन, ठीक है, और लाइक दैट इन शॉर्टर एंड ओरल रेजिमेन, उसके अकॉर्डिंग शॉर्टर ओरल रेजिमेन के अकॉर्डिंग अपन करते हैं, जो मंथली करवाते हैं या सेकेंड मंथली जो भी, उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है अनीमिया। अब अनीमिया के अंदर भी अगेन लाइनेजोलिड यहाँ पे आती है। पीपल विथ ट्यूबरक्लोसिस हैज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है, तो लो HB ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी और लो आयरन स्टोर्स डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, आयरन स्टोर के कारण जो किसी कारण से भी हुआ हो, तो मे रिजॉल्व नेचुरली विद इफेक्टिव TB ट्रीटमेंट। एक पॉइंट तो यहाँ पे ये आता है कि जो अनीमिया पेशेंट में हो रहा है, अनीमिया विद क्रोनिक डिजीज
समझ में आ रहा है? मतलब टीबी के कारण एनीमिया हुआ है तो एटीटी के साथ में वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। कैसे पता करोगे? डाइट और एपेटाइट इंप्रूव होती है तो धीरे धीरे एनीमिया पे रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि लाइनेजोलिड का यूज आप मोर देन 2 वीक कब करोगे, कैसे करोगे, तो वो ध्यान रखना है। क्यों? तो लाइनेजोलिड यूज इफ मोर देन 2 वीक आप कर रहे हो, ऑब्वियसली करना ही पड़ रहा है क्योंकि ट्रीटमेंट में है, 2 मंथ तक भी है शॉर्टर में। तो यहाँ पे ये जो माइलोसप्रेशन होगा वो रिवर्सिबल होता है, तो डरने वाली वैसे बात नहीं है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन उसको ट्रीट कैसे करोगे? तो पहला पॉइंट है, यदि HB 8 से कम है, ठीक है, यदि HB 8 से कम है तो आपको लाइनेजोलिड नहीं देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ओरल जो मतलब IFA है वो नहीं, IFA नहीं देना, इसके सबसे पहले आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है। ठीक है, तो HB 8 से कम है, लाइनेजोलिड आपको हटानी पड़ेगी, नहीं रह सकते, उसको होल्ड करनी है आपको। और HB की जगह आपको BT करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो HB बढ़ता है यदि, देन यू कैन रीचैलेंज द लाइनेजोलिड। ठीक है, तो HB 8 से ज़्यादा आ जाता है, के लाइनेजोलिड कैन बी स्टार्टेड, बिकॉज लाइनेजोलिड को जरूरी नहीं दोबारा माइलोसप्रेशन करे, नेसेसरिटी नहीं है कि यहाँ पे लाइनेजोलिड दिया है तो माइलोसप्रेशन, अनीमिया है तो आप लाइनेजोलिड लोगे तो माइलोसप्रेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अनीमिया का पेशेंट आपके पास में आता है उसको और आपको लाइनेजोलिड देनी है, ऐसा रेजिमेंट देना है, इसमें लाइनेजोलिड है, ओबियसली तीनों में ही है लाइनेजोलिड। ठीक है, उसको देना है, तो नेसेसरी नहीं है कि माइलोसप्रेशन करेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, यदि करता है तो आपको ट्रीटमेंट करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, तो बेटर टू विड्रॉ लाइनेजोलिड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीड टू बी डन टू इंक्रीज HB एंड करेक्ट अनीमिया। यदि माइलोसप्रेशन करता है तो आपको बेटर है कि लाइनेजोलिड को आप हटा लो और दे दो। नेक्स्ट ओरल पिल। ओरल पिल कब देना? तो ओरल पिल यूजुअली नहीं देना होता, क्यों? क्योंकि पिल बर्डन बढ़ाता है और साइड इफेक्ट भी करता है, इसलिए यूजुअली रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो लाइनेजोलिड सूटेबल कब नहीं होगा? 3 कंडीशन यहाँ पे दिए। पहला, इसको आप याद रख लेना, माइलोसप्रेशन में भी आपको ध्यान रहेगा कि माइलोसप्रेशन किसको मानेंगे अपन, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो HB 8 से कम हो, न्यूट्रोफिल्स 750 से कम हो और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो। ठीक है, HB 8 से कम, न्यूट्रोफिल्स 750 क्यूबिक mm से कम, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम, तो आप उसको माइलोसप्रेशन मानते हो। उस सिचुएशन में आप लाइनेजोलिड नहीं देते हो। ठीक है, सो पेशेंट हैज ड्रॉप इन HB लेस देन 8 in first 2 months of laryngolid treatment, laryngolid has to be withdrawn, patient has to be blood transfused, can reintroduce laryngolid if HB is more than 9 और patient clinically stable है। oral medication is not recommended because there is very intolerant, मतलब पिल बर्डन बढ़ जाती है, टॉलरेंस भी उतना अच्छा नहीं होता, साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। लास्ट है सीजर डिसऑर्डर एंड साइकोसिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट पहले आता है कि यदि सीजर डिसऑर्डर, उसको पहले से आपको MDR ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा कि सीजर डिसऑर्डर कंट्रोल्ड है, पेशेंट ऑन एंटी सीजर मेडिकेशन है कि नहीं। इफ कंट्रोल्ड है तो आपको एडजस्ट करना, मतलब ड्रग आप नॉट कंट्रोल्ड है तो आप एडजस्ट कर रहे हो ड्रग को, इंक्रीज कर रहे हो ड्रग को, तो अकॉर्डिंग टू जो मतलब क्लिनिशियन है, साइकेट्रिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको भेज दो, आप रेफरेंस ले लो पहले, वो ट्रीटमेंट कर देता है। सीजर कंट्रोल हो जाते हैं, उसके बाद आपको MDR ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब कौन कौन सी ड्रग है जो करती है? तो वो आती है आपकी पहले साइक्लोसरीन। ठीक है, तो साइक्लोसरीन यूजुअली अवॉइडेड, बट इफ नीड टू यूज देन एडजस्ट एंटी सीजर मेडिकेशंस। यूजुअली साइक्लोसरीन नहीं दी जाएगी सीजर डिसऑर्डर में, देनी पड़ रही है तो आपको एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है उनको टाइम से देना है, बढ़ा भी सकते हो डोज, वो आपको साइकेट्रिस्ट बताएगा। ठीक है, फ्लोक्विनोलोन उतना नहीं करता, लेकिन फ्लोक्विनोलोन फिर भी एंटी एपिलेक्शन जो ड्रग है, एंटी एपिलेटिक हैज इंटरेक्शन विद फ्लोक्विनोलोन साइक्लोसेरिन्स। ठीक है, तो एंटी एपिलेटिक ड्रग है वो फ्लोक्विनोलोन साइक्लोसेरिन्स इंटरेक्शन भी करती है साथ में, तो वो भी आपको देखना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लेवल मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि एंटी एपिलेटिक की जो ब्लड लेवल उनकी मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, तो वो साइकेट्रिस्ट या फिर जो भी हेमेटोलॉजिस्ट वगैरह करते हैं उनसे आपको वो लेना पड़ेगा। तो फ्लोक्विनोलोन के बाद में बात करें इथियोनामाइड। फ्लोक्विनोलोन इथियोनामाइड दोनों साइकोसिस भी करती है। ये तो हुआ सीजर डिसऑर्डर। सीजर में कौन सा आया? साइक्लोसरीन एंड फ्लोक्विनोलोन। अब बात करें अपन साइकोसिस की, तो फ्लोक्विनोलोन एंड इथियोनामाइड यहाँ पे आ रहा है साइकोसिस में। तो साइकोसिस का प्रिवेंशन आप कर सकते हो पाइरोडोक्सिन से। आप हाइड्रोस पाइरोडोक्सिन दो, 100 mg दे दो बॉडी, और वो यूजुअली दी भी जाती है, शायद इसीलिए दी जाती है। तो पाइरोडोक्सिन प्रोफाइलैक्सिस में मिनिमाइज द रिस्क ऑफ साइकोसिस। ठीक है, साइक्लोसेरिन भी साइकोसिस करता है और सीवियर वाला करता है। ठीक है, मे लीड टू सुइसाइड। ठीक है, तो नोट, लेकिन यहाँ भी फिर वही बोला है कि स्टिल दिस इज नॉट ए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर साइकोसिस पेशेंट। आप साथ में ड्रग्स दे रहे हो, साइकेट्रिस्ट के कांटेक्ट में हो, पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट दे रहे साइकोसिस का,
तो साइक्लोसेरिन आप दे सकते हो, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फिर भी नहीं है। करता है, सीवियर साइकोसिस करता है, इवन सुसाइड टेंडेंसी भी डेवलप कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं। तो सीजर डिसऑर्डर के अंदर मेनली कौन सा आया, साइक्लोसेरिन एंड फ्लोक्विनोलोन्स। साइकोसिस में कौन सा आया, तीनों, फ्लोक्विनोलोन्स, इथियोनामाइड एंड साइक्लोसेरिन। तो दीज आर द स्पेशल सिचुएशंस वी हाउ टू मॉनिटर एंड ट्रीट एंड हाउ टू मॉडिफाई द ड्रग्स। ठीक है, थैंक यू।